गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कैगशा खान आज आपको हिंदी सब्जेक्ट 4th क्लास का पढ़ाने वाली हूँ। हमारा यहाँ पे 4th क्लास का 3rd पार्ट हिंदी का स्टार्ट हो रहा है। गांधी जी का पत्र अपने पुत्र के नाम। ये पत्र उन्होंने 1947 के पहले लिखा था, 1909 में जब वो अपने जेल में थे। जेल में स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने जब अपने तरफ से कुछ रुचि की थी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो उस जेल में रहकर उन्होंने ये पत्र लिखा था। किसको लिखा था? अपने पुत्रों को लिखा था। तो हम इस पत्र में उस बारे में पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब उन्हें इन पत्र लिखने वाले थे तो उन्हें 3 जनों का ख्याल आया था, पर उन्होंने अपने पुत्र को ही पत्र लिखना पसंद किया था। हम ये देखेंगे कि ये पत्र किसको द्वारा और क्यों लिखा गया है और इस पत्र में क्या क्या उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया है, ज्ञान दिया है और समझाया है कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन किस तरह से बिताना चाहिए, वो अपने पुत्र को इस पत्र में बताते हैं। पुटोरियल जेल। पुटोरियल जेल यानी वहाँ की जो जेल है, वहाँ का स्थान का नाम है पुटोरियल जेल। 25 मार्च 1909। कब लिखा गया ये खत? 25 मार्च 1909 में। ओके। प्रिया पुत्र। प्रिया पुत्र यानी मेरे प्यारे पुत्र यानी प्यारे बेटे। प्रति मास एक पत्र लिखने और एक प्रत प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। यानी प्रति मास यानी 1 महीने में मुझे एक पत्र लिखने और सिर्फ एक ही पत्र मुझे प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यानी जेल में क्या होता है बेटा? पहले हम देखते थे कि पहले पत्रों के द्वारा बात हुआ करती थी। अगर हमें किसी को कुछ बताना है, कुछ जानकारी देना है या किसी से जानकारी प्राप्त करना है तो हमें पत्र लिखकर उसे बताना पड़ता था और पत्र प्राप्त करना पड़ता था, जानकारी प्राप्त। तो इसी तरह उन्होंने जेल में रहकर अपने पुत्र को पत्र लिखा है और उन्हें प्रति मास यानी 1 महीने में सिर्फ एक ही पत्र लिखकर भेजने की और प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, यानी अधिकार मिलता है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? अब वो सोचते हैं कि मैं पत्र लिखूं किसे, यानी किसे लिखूं? मास्टर रीच का, मास्टर लो पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। अब किस किस का ख्याल उन्हें आया जब उन्होंने पत्र लिखने के लिए सोचा? तो मास्टर रीच उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और मास्टर पोलक भी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, यानी उनके मित्र थे। और तुम्हारा और सबसे ज्यादा और उन्हें किसका ख्याल आया? अपने पुत्र का ख्याल आया कि मैं इन तीनों में से एक को खत लिखूं। लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया। पर उन्होंने किससे लिखना पसंद किया? सिर्फ अपने पुत्र को ही खत लिखना पसंद किया, क्योंकि तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। अब उन्हें किसका ध्यान बराबर रहता था? अपने पुत्र का ही ध्यान उन्हें क्या रहता था? बराबर रहता था। यानी वो अपने पुत्र को ही बार बार याद किया करते थे। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। अब वो क्या कह रहे हैं अपने पत्र में कि तुम मेरे बारे में जरा सी भी चिंता मत करना, यानी परेशान मत होना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, यानी अब मैं जो कह सकता हूँ उसका अधिकार मुझे नहीं है, मैं सब अधिकार खो चुका हूँ, यानी मैं ज्यादा इस पत्र में नहीं बोल सकता हूँ। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, यानी पूर्ण रूप से शांति में हूँ यानी बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पे शांति में हूँ। मेरी जो लाइफ है वो अच्छी बीत रही है। तुम इसके बारे में टेंशन मत लेना कि पापा कि मेरे पिताजी जेल में है तो कैसे होंगे, क्या होंगे, इस बारे में तुम चिंता मत रहना, मैं पूर्वक शांति में हूँ। ये कौन कह रहा है? ये गांधी जी किससे कह रहे हैं? अपने पुत्र से कह रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि वो जेल में किस प्रकार है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ओके, इस तरह से वो अपने पत्र में लिखते हैं। आगे, आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे यह मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधार रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे।
अब वो अपने बेटे से क्या बोल रहे हैं कि आशा करते हैं, यानी इच्छा, यानी हम सोचते हैं, यानी सोचना, आशा करना यानी सोचना। बा वो किसे बोल रहे हैं? अपनी पत्नी को, जो उनकी धर्म पत्नी है उसे वो बा बोल रहे हैं, जो उनकी पुत्र की माँ है उसे वो बा बोल रहे हैं। सब पूरा गांव उन्हें बा बोलता था, इसलिए गांधी जी भी उन्हें बा बोल रहे हैं। तो वो क्या, वो बीमार थी इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे आशा है कि वो भी अच्छी हो गई होंगी। और उन्हें मालूम है कि उनके पुत्र के जो पत्र हैं वो बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, पर वो उन्हें नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मंथ में एक ही पत्र पढ़ने की परमिशन मिलती थी, यानी अधिकार होता था और एक ही पत्र भेजने का। तो उन्हें इतने सारे जो पत्र आए हुए हैं वो उन्हें जब पुत्र के नहीं मिले। फिर भी उन्हें डिप्टी गवर्नर कौन होता है? जो पुलिस वाला होता है सबसे बड़ा, वह उसे डिप्टी गवर्नर बोलते हैं। तो उनसे उन्हें पता चला है कि जो बा है, यानी उनकी जो धर्म पत्नी है, उनकी तबीयत में सुधार आ गया है, यानी वो अब स्वस्थ हो गई है। अब वो अपने बेटे से, पुत्र से क्वेश्चन पूछते हैं क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है, क्या वो फिर से चल रही है, फिर रही है, अच्छे से है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे, यानी उन्हें आशा है कि वो दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ये कौन बोल रहा है? गांधी जी अपने पुत्र को बोल रहे हैं। ओके, आगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके समर्था योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब वो क्या बोलते हैं अपने पुत्र को कि अब मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और फिर पूछते हैं कि तुम्हारे पे मैंने जो जिम्मेदारी डाल कर आई थी, तो मुझे यानी पूरा भरोसा है कि तुम समर्था यानी पूरे जोश से और पूरे उसमें दिल लगाकर उसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे होंगे, और तुम्हें जिम्मेदारी निभाते हुए तुम्हें आनंद यानी तुम्हें खुशी भी हो रही होगी, और तुम ऐसा सब कर रहे होंगे जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया था, तुम सब ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा वो आशा रखते हैं, यानी ऐसी उनकी सोच रखते हैं। कौन रखते हैं? गांधी जी अपने पुत्र से रखते हैं। ओके, नेक्स्ट। संसार में 3 बड़ी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकेंगे। ये 3 बातें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे दूसरों को दे सको। अब हमें इस पैरे में यह बताया गया है कि गांधी जी अपने पुत्र से 3 बात को महत्वपूर्ण, 3 जो बड़ी बात है बहुत महत्वपूर्ण रखती है संसार में, वो बता रहे हैं। कौन कौन सी बात? अपने आत्मा का, अपने आप का और अपने ईश्वर का सच्चे ज्ञान से उसे प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। किस किस का? अपनी आत्मा का, अपने आप का और अपने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अक्षर ज्ञान ना हो, यानी जो अपन करते हैं अपने जीवन में, अब दुनिया में आए हैं तो हमें ईश्वर कुछ अच्छाई करने के लिए बोल रहा है, यानी हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोग कुरान शरीफ, गीता ये सब पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो वो उन्हें प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। तो और वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम दुनिया का यानी अक्षर ज्ञान प्राप्त ना करो, यानी जो दुनिया का ज्ञान है वो प्राप्त नहीं करो, उसको भी तुम्हें प्राप्त करना है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले तुम्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं चाहता हूँ कि यानी गांधी जी चाहते हैं कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, यानी वो जानते हैं कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। तुम ईश्वर के ज्ञान के साथ साथ
साथ साथ अक्षर ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि तुम सबसे पहले कौन सा ज्ञान प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान, जो ईश्वर का सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त करो, ताकि तुम दूसरों को भी, अगर तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हो तो उससे भी क्या होता है कि तुम दूसरों को कुछ ना कुछ सीख दे सकते हो, यानी दूसरों को आप ज्ञान दे सकते हो। ईश्वर ज्ञान से भी हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हो और अक्षर ज्ञान से भी। इसलिए लाइफ में ज्ञान प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसने बोल रहा है? गांधी जी अपने पुत्र से बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। इतना और याद रखना कि अब से हम गरीबी में रहना है। जितना अधिक वे विचार करता है वो उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने पुत्र से कि इतना और याद रखना, यानी और एक और बात उन्हें याद करने के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें कब काय में रहना है, सिर्फ गरीबी में ही रहना है। गरीबी में उन्हें अपना गुजर बसर करना है। तो जितना वो अधिक विचार करता हो, यानी वो जितना सोचते हैं तो उन्हें यही लगता है कि गरीबी में ही सुख है। यानी अमीरी की तुलना उन्होंने जब गरीबी से कर देखा तो उन्हें काय में सुख नजर आया, गरीबी में सुख नजर आया। और अमीरी से जब उन्होंने तुलना की, यानी डिफरेंस किया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सुख काय में देखा कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी में जो सुख नहीं है वो गरीबी में सुख है। ओके, नेक्स्ट। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और स्वस्थता रखना। अब वो अपने पुत्र से क्या कह रहे हैं कि खेत में जाना और घास और गड्ढे है उन्हें खोदना है, यानी घास निकालना है और गड्ढे खोदना है। और पूरा समय अपना कहाँ देना है? उन्हें खेत में ही देना है, क्योंकि उन्हें भविष्य में, यानी जब गांधी जी जेल से बाहर आ जाएंगे, भविष्य में उन्हें क्या करना है? अपना जीवन उसमें ही बिताना है, यानी भविष्य में उन्हें खेती बाड़ी ही करना है। और उनकी इच्छा है कि परिवार में अपने तुम योग्य किसान बनो, यानी एक बड़े किसान बनो। अपने परिवार में तुम एक बड़े किसान बनो, ताकि हम आगे भी हमारा कारोबार काय से बढ़ा सके? किसान से ही बढ़ा सके, खेती बाड़ी से ही हमारा कारोबार बढ़ा सके सभी। और तुम्हें वो भी अपने जो औजार है, जो खेती बाड़ी के औजार है, उसको साफ और स्वस्थ रखना, ताकि कुछ कीटाणु लगना सके, बीमारी ना आ सके। से उन्हें हमेशा साफ स्वस्थ रखने का अधिकार दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? गांधी जी अपने पुत्र को दे रहे हैं। ओके, नाउ आगे। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना। अब अक्षर ज्ञान यानी जो दुनिया की स्टडी होती है, जो हमारी हम करते हैं स्टडी, उसको अक्षर ज्ञान बोला गया है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर उन्हें ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं? गणित और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना, यानी 2 सब्जेक्ट पर वो पूरा ध्यान दे, उनसे सीखे। भविष्य में संस्कृति तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांतित होंगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। अब वो बोल रहे हैं कि जो गणित और संस्कृति है वो तुम्हारे लिए बहुत ही योग्य है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत तुम्हें काम आ सकती है आगे चल के। ये दोनों जो विषय है, एक तो गणित और एक तो संस्कृति, अगर हम बड़ी उम्र में सीखें, यानी जब हमारी उम्र चली जाती है सीखने की, लिखने की, पढ़ने की, तो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्टी जाती है। इसलिए बच्चों को, जब वो बच्चा 5 साल से होता है तो तभी हम उसे कहाँ डाल देते हैं? स्कूल में डाल देते हैं, ताकि वो ज्ञान प्राप्त करे। अगर हम सोचो बड़े बच्चों को अगर स्कूल में डालोगे तो उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाती है ज्ञान प्राप्त करने में। उसका दिमाग क्योंकि बहुत ज्यादा यानी
उसका दिमाग उतना नहीं चल पाता जितना छोटे बच्चे का चल जाता है। अगर वो रूटीन ही उसका यानी छोटे से बच्चे से छोटी उम्र से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे तो उसे जल्दी उसे पढ़ने में आसानी होती है। जो अगर हम बड़े जो अनपढ़ को पढ़ाएंगे तो उसे उतना नहीं समझ आता जितना छोटे बच्चों को समझ में आता है। तो यहीं पे अपने जो गांधी जी अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि अगर दोनों विषय जो है, एक तो संस्कृति और गणित, जो बड़ी उम्र में यानी अगर हमारी उम्र बीत गई और बड़ी उम्र में सीखना बहुत कठिन जाता है, यानी बहुत मुश्किल जाता है। और वो क्या बोल रहे हैं कि संगीत में भी तुम्हें बराबर रुचि रखना है, यानी संगीत में भी तुम्हें बराबर से हिस्सा लेना है, यानी संगीत भी तुम्हें बोलना ही है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम में अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। अब वो अपने बेटे को, पुत्र को ये बोल रहे हैं कि हिंदी और गुजराती में जो और अंग्रेजी, ये जो सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट है, इनमें क्या करना है, तुम्हें कविताएं और भजन तैयार करना है, यानी सीखना है। क्योंकि तुम्हें अगर जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये वर्ष खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इसका बहुत मूल्यवान समझ में आएगा। मूल्यवान समझने किस प्रकार आएगा कि तुम याद रख सकोगे कि इस वर्ष में मैंने क्या क्या चीजें, क्या क्या कविताएं, क्या क्या भजने याद किया हूँ इस वर्ष में, तो वो तुम्हारे बहुत याद आएगा। और काम की अधिकता, अगर तुम्हें कोई मनुष्य को काम की अधिकता है, यानी उसे बहुत सारा काम उसे दे दिया गया है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि कैसे पहले ये काम मैं कैसे समाप्त करूं, यानी किस प्रकार से समाप्त करूं, पहले कौन सा काम करूं कि ये काम मेरा बहुत जल्दी से हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ओके, आगे शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों का प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे का हिसाब रखते होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि शांति चित्त से, यानी बहुत शांत से, बहुत यानी खामोशी से तुमने यह सद्गुण प्राप्त की है, यानी ये अपना जो पोस्ट पर आए हो वो प्राप्त की है और तुम्हारे लिए योग्य, मूल्यवान, यानी बहुत ज्यादा योग्य है, यानी मूल्यवान है, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अधिकार है कि तुमने ये चीज कर ली है। और तुमसे मुझे, यानी तुमसे अब ये आशा रखता हूँ मैं, यानी आशा यानी उम्मीद रखता हूँ कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे, यानी घर का जो भी किराना तुम लाते होंगे तो उसका भी हिसाब तुम अपने पैसे का हिसाब रखते होंगे। यानी ऐसा होता है ना कि जब किसी पर जिम्मेदारी डाल दो तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अनलिमिटेड खर्चा करते हैं, पैसे तो आ रहे हैं उनके पास तो अनलिमिटेड खर्चा करो, घर की जिम्मेदारी ना देखो। तो इस तरह से वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम एक अच्छे पूर्वक बनकर मुझे दिखा रहे होंगे और अपना घर का भी अच्छा ख्याल रखते होंगे, जो राशन की चीजें वो अच्छे से भर रहे होंगे। इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि किस तरह से उन्हें घर का खर्चा संभालना है और किस तरह से उन्हें खर्च करना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वैश्य के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्य सात से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करना चाहिए।
यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्धांत होगा। अब वो अपने पुत्र से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने नियमों का पालन करते हुए तुम्हें ये भी याद रखना, मैं आशा रखता हूँ कि तुम जो प्रार्थना है वो कर रहे होंगे। कहाँ प्रार्थना कर रहे होंगे कि शाम को रोज नियम पूर्वक जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ उसी तरह से तुम भी प्रार्थना कर रहे होंगे और जिस प्रकार से मैं करता हूँ उस तरह प्रकार से तुम भी प्रार्थना कर रहे होंगे। और श्री व्यस्त के घर भी हर रविवार को यानी हर संडे को जाकर भी तुम प्रार्थना करते होंगे। और जब सूर्य साध यानी सुबह का समय होता है तो तब भी तुम उठकर पहले प्रार्थना करते होंगे। और वो उन्हें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में शांति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे भगवान को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। कहाँ हमारे जीवन में ये सब रखना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा हो चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहन दास करमचंद दास गांधी। ओके, लास्ट में वो बोलते हैं अपने पुत्र को कि इस पत्र को पढ़कर, यानी जो भी मैंने तुम्हें पत्र लिखा है इस पत्र को पढ़कर तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें समझ लेना चाहिए। और मुझे जवाब जब तुम लिखोगे, चाहे वो कितना भी लंबा जवाब क्यों ना हो, तो तुम मुझे लिख सकते हो, यानी मुझे लिख सकते हो। और अंत में अपना जो भी अंत में तुम अपना पत्र में समाप्त यही बोलकर समाप्त करता हूँ कि जो भी तुम जवाब लिखोगे सोच समझकर अच्छे से लिखना, मेरे देना। और अंत में मैं ये बोलकर तुम्हें पत्र समाप्त कर रहा हूँ। तुम्हारा पिता कौन? मोहनदास करमचंद दास गांधी। ओके, ये बहुत अच्छा लेसन है। अच्छे से पढ़ो बेटा और अच्छे से लर्न यानी अच्छे से समझो। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, समझोगे नहीं, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जो शब्दकोश दिए गए हैं हेडिंग डाल के शब्दकोश लिख कर रखना, फिर मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर बाद में बताऊंगी। ओके, किस तरह से ये पत्र अपने गांधी जी ने अपने पुत्र के नाम लिखा है उस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। ओके।